மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். आज यदि तमिलनाडु का नेतृत्व सनातन को डेंगू कहता है और समाप्त करने की बातें करता है, एक सेपरेट देश की बात करता है या दक्षिण के लोगों को भाषा के नाम पर बाकी देश से काट कर रखता है, तो इसके पीछे एक विचार है जिसे एक क्रिश्चियन मिशनरी ने जन्म दिया. इसी विचार को ड्रेविडियन आइडियोलॉजी कहते हैं. आप बाहर से आए हैं, ये आर्यन जितने भी हैं वो बाहर से आए, हम तो मूल भारत. नमस्कार मित्रों. तो आई ऑलवेज बीन वंडरिंग कि ये जो साउथ ऑफ इंडिया है वो नॉर्दर्न इंडिया से यानी कि बाकी सारे प्रदेशों से इतना भिन्न क्यों है और यहाँ के लोग इतने अलग तरीके से क्यों सोचते हैं. वहाँ हिंदी नहीं चलती जो आपकी राष्ट्रभाषा है. हमारे देश में हमारी राष्ट्रभाषा में, हमारी हिंदी भाषा में सरकारी कार्य क्यों नहीं होते हैं. हम इंग्लिश को सरकारी कार्यों का माध्यम क्यों बनाते हैं. हमारे यहाँ जो साउथ ऑफ इंडिया से आते हैं उनकी अधिकतर लोगों की सोच ऐसी क्यों होती है कि हम हिंदी नहीं बोलेंगे या हमको हिंदी नहीं आती. आई टेल यू, एक मेरे ऑफिस में एक लड़का आया था, एक न्यू ज्वाइनी आया था. ही वॉज फ्रॉम चेन्नई. तो अब यहाँ पर हम सभी इंडियन ही हैं, लोग हमें इंडियन ही जानते हैं. बट हाउ ही डिफ्रेंशिएटेड हिमसेल्फ इज बाय सेइंग कि आई एम कमिंग फ्रॉम साउथ ऑफ इंडिया, आई एम नॉट फ्रॉम the same place as her. She's from north of India. She speaks a different language. My language is different. आप एक फॉरेन कंट्री में एक फॉरेनर को जो आपके कल्चर को नहीं जानता, जो आप दोनों को इंडियन मान रहा है, आप नॉर्थ से आ रहे हो या साउथ से आ रहे हो, पर उसको आप ये बताकर पता नहीं क्यों, when he said that there was a superiority complex in his voice. तो वो ये बताना चाह रहा था कि नहीं मैं एक अलग इंडिया से आता हूँ, मेरा इंडिया वो नॉर्थ इंडियन वाला इंडिया नहीं है. नॉर्थ इंडियंस आर डिफरेंट एंड आई एम फ्रॉम चेन्नई. आई डिड नॉट लाइक दिस. लेकिन मुझे ये कभी समझ नहीं आता था कि इतना ज़्यादा डिवाइड, इतना ज़्यादा लैक ऑफ सेंस ऑफ यूनिटी क्यों है इन लोगों में. So recently I came across this video of Bharadwaj brothers, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा और इन्होंने बहुत छोटे में काफ़ी डिटेल्स कवर की हैं, टू द पॉइंट समराइज किया है. तो आइए इसको एक बार देखते हैं. तमिलनाडु की राजनीति में परिवर्तन का एक मंत्र फूंका जा रहा है जो धरातल पर आकार लेता भी दिख रहा है, और उस आकार का नाम है अन्नमलाई, जिनके कांधे पर सीधे नरेंद्र मोदी ने हाथ रखा है. குரல் கொடுத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய தலைவர், எல்லோருடனும் சேர்த்து எல்லோருக்குமான வளர்ச்சி என்ற தாரக மந்திரத்தை தந்து. राजनीति में इस प्रकार के हर संकेत का महत्व होता है, क्योंकि वर्षों पहले इसी प्रकार का हाथ नरेंद्र मोदी के कांधे पर अटल बिहारी वाजपेयी रखते दिखे थे. प्रश्न केवल इतना उठता है कि क्या यह बढ़ता हुआ आकार सनातन से राजनीतिक घृणा और उत्तर दक्षिण भारत के मध्य पैदा किए गए इस विषैले तनाव को समाप्त कर पाएगा. यह समझने के लिए 4 चीजें समझनी पड़ेंगी. पहली, ये विषैले बीज बोए कैसे गए और सनातन से घृणा तक कैसे पहुंचे. दूसरी, किन कारणों से इन्हें बोया गया. तीसरी, कैसे इस घृणा ने उत्तर और दक्षिण के मध्य हिंसा को जन्म दिया. और चौथी, अन्नमलाई वो कौन सा कार्य कर रहे हैं जो इस कृत्रिम खाई को भर सकते हैं. जिस घृणा की हम बात कर रहे हैं उसका जन्म ड्रेविडियन राजनीति से होता है, और इस राजनीति का पहला बीज कुछ क्रिश्चियन मिशनरीज द्वारा बोया गया था. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से संबंधित लेखक विल स्वीटमैन ने एक रिसर्च पेपर लिखा जिसका नाम है द ड्रेविडियन आइडिया एंड मिशनरी अकाउंट्स ऑफ साउथ इंडियन रिलीजन. इसके पहले पन्ने पर ही लिखा हुआ है कि कैसे दक्षिण भारत में मिशनरीज का सबसे बड़ा योगदान ड्रेविडियन आइडेंटिटी का प्रसार करना था. इस रिसर्च के अनुसार फ्रांसिस वाइट इलीस नाम का एक ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी संस्कृत पढ़ना जानता था. इस व्यक्ति ने 1816 में एक शोध किया और कहा कि दक्षिण भारत की सभी भाषाएं अलग हैं और इनका जन्म संस्कृत से नहीं हुआ है. इसके बाद 1856 में रॉबर्ट कार्लवेल नाम के एक मिशनरी ने दक्षिण की भाषाओं पर एक फेमस पुस्तक लिखी और उसमें एक शब्द का प्रयोग किया, ड्रेविडियन.
रॉबर्ट काल्डवेल लिखते हैं कि मैंने ड्रेविडियन शब्द संस्कृत में प्रयोग किए गए शब्द ड्रेविड से लिया है। यह शब्द कभी कभी प्रयोग किया गया है, पर मैं दक्षिण भारतीयों को संबोधित करने के लिए इससे अच्छा शब्द नहीं ढूंढ पाया और मैं मानता हूं कि इस शब्द का प्रयोग संदेह से भरा हुआ है। यह शब्द संस्कृत भाषाविदों ने दक्षिण भारतीयों के लिए प्रयोग किया है, इसीलिए मैं भी दक्षिण भारतीयों को ड्रेविडियन शब्द से संबोधित कर रहा हूं। रॉबर्ट काल्डवेल, जिन्हें स्वयं इस शब्द के प्रयोग पर संदेह था, उन्होंने इस शब्द के प्रयोग को आम जन तक ला दिया और इसके पश्चात अनेकों लोगों द्वारा भाषा के अतिरिक्त क्या क्या ड्रेविडियन है ये रिसर्च होने लगी और इसी कार्य को ब्राह्मण नॉन ब्राह्मण के मध्य खाई पैदा करने वाला माना जाता है। मिशनरीज एक्चुअली मानते थे कि कन्वर्जन के रास्ते में सबसे बड़े रोड़े ब्राह्मण हैं और इससे निपटने के लिए एक नया प्रोपेगेंडा रचा गया। मिशनरीज जो प्रमाणित करना चाहते थे कि दक्षिण भारतीय उत्तर भारतीयों से अलग हैं, उन्होंने शैव सिद्धांत को दक्षिण भारतीयों का रिलीजन बता दिया और कहा कि शैव सिद्धांत ब्राह्मणों से घृणा करता है और यहां से सनातन विरोध का जन्म हुआ। ये सब मैं नहीं कह रहा हूं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से संबंधित अक्लेम्ड लेखक विल स्वीटमैन के रिसर्च पेपर में लिखा हुआ है ये सब कुछ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज हम जानते हैं कि तेलुगु जैसी भाषाओं के 90% शब्द संस्कृत से हैं, पर इसके बिल्कुल उलट एक विचार की सतह पर ड्रेविडियन आइडियोलॉजी का जन्म हुआ था। दूसरी ओर शैव सिद्धांत दक्षिण भारतीयों का रिलीजन है, इसका सनातन से कोई संबंध नहीं। यह सोच आज उस विचार तक पहुंची है जिसमें सनातन डेंगू मच्छर है जिसे समाप्त किया जाना चाहिए और इसी सोच के कारण चोल राजाओं को एक फिल्म में हिंदू दिखाने पर उपद्रव खड़ा किया जाता है। अब सीधा 1915 में आ जाते हैं। इस समय तक ड्रेविडियन आइडियोलॉजी एक बड़ा आकार ले चुकी थी और भारत में एक नए आंदोलन का जन्म भी हुआ था जिसका नाम था होम रूल मूवमेंट। इस आंदोलन के नेता थे बाल गंगाधर तिलक, एक ब्राह्मण, और इसी कारण मद्रास में एक नॉन ब्राह्मण मूवमेंट का आरंभ हो गया जिसका आधार वही एंटी ब्राह्मण ड्रेविडियन विचार था जिस पर अभी हमने बात की और यहां से ड्रेविडियन पॉलिटिक्स का आरंभ हुआ और इस प्रकार 1916 में एक नई पॉलिटिकल पार्टी यानी कि जस्टिस पार्टी का निर्माण होता है। इस पार्टी का कहना था कि ब्राह्मणों को मद्रास प्रेसिडेंसी में अधिक नौकरी दी जा रही है और नॉन ब्राह्मण्स के लिए आरक्षण की मांग की गई। इस पार्टी ने ब्रिटिश काल में इलेक्शंस लड़े, उन्हें जीता भी और सत्ता में भी आए। इस पार्टी के कॉन्फ्रेंसेस तक के नाम नॉन ब्राह्मण यूथ कॉन्फ्रेंस होते थे। ये पार्टी नहीं चाहती थी कि भारत स्वाधीन हो क्योंकि इनके अनुसार ब्रिटेन के जाने से ब्राह्मणों का राज आ जाएगा और इन्होंने 15 अगस्त 1947 को एक काले दिवस के रूप में मनाया था। EVR यानी कि EV रामास्वामी जो इस पार्टी के अध्यक्ष रहे, उनके अनुसार ब्राह्मणों को जहां देखो वहां समाप्त कर दो। जो लोग तमिल नहीं जानते वो सबटाइटल्स पढ़ें इस वीडियो के। எங்க கோயிலுக்கு வந்தாலும் உள்ள போய் அந்த சிலைகளை எல்லாம் உடைக்கணும், எங்க பாப்பான கண்டாலும் தீக்குழு ஒழிச்சு। इन्हीं EVR की लीडरशिप में जस्टिस पार्टी 1944 में द्रविड़ कड़गम यानी कि DK बन गई और इस पार्टी ने एक सेपरेट देश की मांग की जिसका नाम था द्रविड़ नाडु। कुछ समय पश्चात DK यानी कि द्रविड़ कड़गम के लीडर्स में आंतरिक कलह हुआ और अन्नादुरई नाम के लीडर ने 1949 में पार्टी तोड़कर द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी कि आज की DMK का निर्माण किया जिसकी जड़ें एक विशैली विचारधारा का रसायन पीकर बड़ी हुई थी। DMK ने इस विचारधारा को धरातल पर कैसे उतारा, कैसे उत्तर और दक्षिण भारत के मध्य घृणा भरी गई और कैसे स्थिति सनातन की समाप्ति के विचारों तक पहुंची, वो आगे देखते हैं। एक विशाला वृक्ष एक विशाले फल को ही जन्म देता है। आज यदि कर्नाटका में कुछ लोग उन वस्तुओं को तोड़ते मिले जिन पर हिंदी भाषा के कुछ शब्द हैं तो इसका श्रेय तमिलनाडु में आरंभ हुई उस राजनीति को जाता है जो विवादास्पद थी परंतु जन सामान्य के मध्य सफल हुई। एक समय तमिलनाडु में हिंदी पर लोग आंदोलित नहीं हुआ करते थे और इसी कारण 1937 में मद्रास प्रेसिडेंसी के स्कूल्स में हिंदी को पढ़ाने के सुझाव भी आ गए थे, पर EVR ने इसके ऊपर एक आंदोलन खड़ा कर दिया था जो एंटी हिंदी एजिटेशन का पहला आंदोलन था जो कि 1940 तक चला था। ये EVR की पार्टी का पत्र है जिसकी हेडलाइन है डाउन विद हिंदी और इस एंटी हिंदी आंदोलन के मूल में भी वही विचार था कि यह ब्राह्मणों का षड्यंत्र है संस्कृत को तमिल पर थोपने के लिए। भारत के स्वाधीन होते ही हिंदी और अंग्रेजी भारत की शासकीय भाषाएं बनी और एक निर्णय लिया गया जिसके अनुसार अंग्रेजी 26 जनवरी 1965 तक ही शासकीय भाषा रहेगी और उसके उपरांत केंद्र सरकार हिंदी में कार्य करेगी। कदाचित यह निर्णय भारत के सभी राज्यों से पूछ कर लेना था पर ऐसा नहीं हुआ और इसका परिणाम एक राष्ट्र ने भोगा। 26 जनवरी 1965 जैसे ही समीप आया एंटी हिंदी प्रोटेस्ट बड़ा होने लगा, कॉलेज के छात्र जुड़ने लगे। 25 जनवरी 1965 को मदुरई में दंगा भड़क उठा जो पूरे राज्य में फैल गया था। हिंसा, आगजनी, लूटपाट 2 महीने तक चलती रही और 70 लोग इन घटनाओं में मारे गए।
ये घटनाएं तब जाकर रुकी जब प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने खुद कहा अंग्रेजी भारत की भाषा बनी रहेगी। तो मैं हिंदी में ही दूंगा, आप उसका ट्रांसलेशन, मैंने भी तमिल का ट्रांसलेशन इसमें नो प्रॉब्लम। इस एक आंदोलन ने डीएमके को 1967 के चुनावों में सत्ता तक पहुंचा दिया और कांग्रेस आज तक सत्ता से बाहर है। किसी भाषा का थोपा जाना किसी भी राज्य के लिए सही नहीं, परंतु तमिलनाडु की राजनीति में हिंदी विरोध का श्रेय उस द्रविडियन विचारधारा को जाता है जिसका भ्रूण मिशनरीज के गर्भ में फूटा था, धर्मांतरण के कारखाने चलाने के लिए। इस विचारधारा से जन्मी जो राजनीति थी वो ब्राह्मणों के लिए घातक साबित हुई। 1947 में 60 लाख ब्राह्मण तमिलनाडु में रहते थे। 1950 से 1970 तक 20 लाख ब्राह्मण तमिलनाडु से पलायन कर गए। इसी विचारधारा के कारण तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता, उनके साथ विधानसभा में अभद्रता हुई थी। कुछ लोग कहते हैं कि इसका कारण जयललिता का ब्राह्मण होना था। Honorable member Kanimuri spoke about Draupadi. Jayalalitha's sari was pulled in Tamil Nadu. 1963 तक डीएमके एक पृथक देश की मांग करती रही थी जिसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समाप्त किया गया, पर यह दबी हुई भूख समय समय पर अपना मुंह खोल ही लेती है। पृथक देश की इस मांग का आधार भी हिंदी बोलने वाले उत्तर भारतीय ब्राह्मण से स्वयं की रक्षा बताया जाता था, पर यह विचार सनातन की समाप्ति तक कैसे पहुंचा? डीएमके का एमपी ओपनली बोल चुका है कि उसने अपने लोकसभा क्षेत्र में 3 प्राचीन मंदिर तोड़वा दिए। तो सनातन शुड बी इरेडिकेटेड जैसे जो विचार हैं वो प्रैक्टिस में रहे हैं और इसके मूल में वही विचार है जिसकी उत्पत्ति मिशनरीज द्वारा द्रविडियन विचारधारा के उदय के साथ हुई। ये समस्याएं भारत की सांस्कृतिक राजधानी तमिलनाडु को भारत के बाकी क्षेत्रों से पृथक करके रखती हैं। क्या अन्नामलाई से तोड़ सकते हैं? वो आगे देखते हैं। तो ये रहा कारण क्यों हमारे देश में इस तरह का साउथ वर्सेस नॉर्थ डिवाइड है और क्या है ये द्रविड़ लैंड। साथ ही अगर आपने नोटिस किया है तो भारद्वाज ब्रदर्स ने बहुत अच्छी तरीके से ये बताया है कि कैसे जो इनका द्रविड़ आंदोलन था ये पूरी तरह ब्राह्मण विरोध में था और इसी कारण या तो वहाँ के ब्राह्मण आजकल पूरी तरह से वामपंथी हो गए हैं या वहाँ से पलायन कर चुके हैं। क्या अन्नामलाई उत्तर और दक्षिण भारत के मध्य सेतु बांधने का ये कार्य कर सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर अन्नामलाई के भाषणों, उनकी रैलीज और उनके कार्यों में दिखता है। कांग्रेस से सत्ता छीनने के बाद 1967 से आज तक या तो डीएमके की सरकार रही है या फिर एआईएडीएमके की। तमिलनाडु में विचारधारा एक ही चल रही है, द्रविडियन पॉलिटिक्स की, और इस विचारधारा के चलते डीएमके के एमपी खुलेआम तमिलनाडु को भारत से पृथक करने की बात कर देते हैं। लेकिन अन्नामलाई की रैली में हजारों लोग भारत माता की जय का उद्घोष करते हैं। या फिर अन्नामलाई स्वयं भी ऐसा ही करते दिखते हैं। भारत माता के पुगल। और संभावना पहले दिन से ऐसी ही थी, क्योंकि जिस दिन अन्नामलाई ने आईपीएस के पद से त्याग पत्र दिया और बीजेपी ज्वाइन की, तभी उन्होंने कह दिया था कि मैं तमिल लोगों के भीतर राष्ट्रीयता का भाव भरूंगा। अन्नामलाई एक नई विचारधारा को लेकर तमिलनाडु के लोगों के मध्य उतरे हैं। जहां एक और तमिलनाडु में सनातन को समाप्त करने वाली बातें हो रही हैं, वहीं दूसरी ओर सनातन कभी समाप्त नहीं होगा, ये कहा जा रहा है। Who's Udayanidhi Stalin to abolish Sanatana Dharma? It can never be abolished, and it only shows this government is essentially anti-Hindu. अन्नामलाई ने उदयनिधि स्टालिन के स्टेटमेंट को हिटलर से भी कंपेयर किया और कहा कि ये जेनोसाइड करने की चेष्टा कर रहे हैं। ये तमिलनाडु की राजनीति में हिंदुओं के लिए कुछ नया था। द्रविडियन विचारधारा के चलते तमिलनाडु में अनेकों मंदिरों के सामने पेरियार की मूर्ति को लगाया गया था और पेरियार की इन मूर्तियों के नीचे पेरियार का ही एक कोट लिखा होता था, जिसके अनुसार जो भगवान में मानते हैं वो मूर्ख होते हैं, जो भगवान में मानते हैं उनके साथ छल हुआ है और इसीलिए भगवान में मत मानो। ऐसी कोई मूर्ति या कोई ऐसा कोट चर्च या मंदिर के सामने नहीं लगाया गया। भारत के बाकी क्षेत्रों में यदि कुछ ऐसा हुआ होता तो वो राजनीति का अंग अवश्य बन गया होता, लेकिन तमिलनाडु में नहीं बना। अन्नामलाई ने इस मुद्दे को अपनी राजनीति का अंग बनाया और तमिलनाडु के एक क्षेत्र में घूमकर कहा कि जितनी पेरियार की मूर्तियां मंदिरों के बाहर लगाई गई हैं, उन मूर्तियों को हटाया जाएगा। ये बात तमिलनाडु में कितनी बड़ी है वो आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक बार रजनीकांत, जो कि दक्षिण के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं, उन्होंने पेरियार की 1971 की एक रैली के बारे में बात की और बताया कि इस रैली में भगवान राम और माता सीता की निर्वस्त्र फोटो को चप्पल का हार पहनाकर पेरियार द्वारा परेड कराया गया था। रजनीकांत ने लोगों को पेरियार का ये चेहरा दिखाने का काम किया था, लेकिन डीएमके और एआईएडीएमके
दोनों पार्टियां रजनीकांत के पीछे पड़ गई थी इस मुद्दे पर। इसके अतिरिक्त डीएमके के नेता एक और मंदिर तोड़ने में प्राइड समझते हैं, वहीं अन्नामलई यूएई में बने मंदिर पर ये सब बातें बोलते हैं। And that mandir has got Lord Ayyappa, Lord Muruga, Lord Ganapati, it has got Lord Rama, Sita Mata, it has got every god from north to south, east to west. What we practice with those gods, how our life is intertwined. So all those gods are inside the temple, which is essentially the Sanatana Dharma. जहां एक और डीएमके कहती है कि यूपी बिहार के लोग जो केवल हिंदी जानते हैं वो तमिलनाडु में केवल टॉयलेट साफ करते हैं। इसके विपरीत अन्नामलई तमिलनाडु में डीएमके को सुझाव देते हैं कि एक बार उत्तर भारत जाकर आओ, पता चलेगा कि उन्होंने कितनी तरक्की कर ली है। तमिलनाडु में उत्तर के लोगों के लिए स्टैंड लेना इतना कॉमन नहीं है, यही स्टैंड इस कृत्रिम खाई को पाटने वाला है। डीएमके की विचारधारा के लोगों को उत्तर भारतीयों के बारे में यदि कुछ बोलना होता है तो वो ये नहीं बोलते कि उत्तर भारत के लोग बीजेपी की पॉलिटिक्स को समझ नहीं पा रहे हैं, वो बोलते हैं कि हिंदी स्पीकिंग नॉर्थ इंडियंस बीजेपी की पॉलिटिक्स को नहीं समझ पा रहे हैं, मानो हिंदी को डिग्रेड कर रहे हैं। और इसे थोड़ा सॉफ्ट स्टांस लेते हुए एआईएडीएमके भी हर चीज में हिंदी इंपोजिशन ढूंढ ही लेती है। हिंदी इंपोजिशन का विरोध समझ में आता है, पर हिंदी को डिग्रेड करना कुछ पार्टियों के लिए इसलिए भी आवश्यक हो जाता है क्योंकि वो इसी के आधार पर सत्ता की सीढ़ी पर चढ़े थे। लेकिन अन्नामलई का हिंदी पर क्या व्यू है? उनके अनुसार हिंदी का प्रयोग तमिलनाडु के लोग तरक्की के लिए कर सकते हैं, जो लोग इसे सीखना चाहते हैं सीखें, ना सीखना चाहें इग्नोर कर सकते हैं, कोई इंपोज नहीं कर रहा। लेकिन अनेकों कंपनियां ऐसी हैं जो पूरे भारत से लोगों को हायर करती हैं और वो लोग तमिलनाडु ना आकर बेंगलुरु चले जाते हैं, जिसके कारण तमिलनाडु को कम इन्वेस्टमेंट मिलता है। तमिलनाडु के राजनेताओं ने केंद्र के शिक्षा मंत्रालय के नीचे चलने वाले नवोदय विद्यालयों को तमिलनाडु में खुलने ही नहीं दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये तमिल बच्चों को हिंदी सिखा देंगे। यहाँ दोगलापन तब दिखता है जब डीएमके के अपने नेता जो स्कूल चला रहे हैं वहाँ हिंदी पढ़ाई जाती है। अन्नामलई ने सीधे तौर पर कहा कि यदि मैं सरकार में आया तो हर तमिल डिस्ट्रिक्ट में 2 नवोदय विद्यालय खुलवाऊंगा। एक और द्रविडियन राजनेताओं की राजनीति में उत्तर भारतीयों को डर दिखाया जाता है, वहाँ दूसरी ओर अन्नामलई सार्वजनिक रूप से इसके विपरीत संवाद स्थापित करते हैं। डीएमके जिन आदर्शों पर बनी उसका इतिहास ब्राह्मण घृणा से निकलता है, पर अन्नामलई ब्राह्मणों के लिए ये सब बोलते हैं। 21 ஆதீனங்கள் தமிழக வரலாற்றில் முதல் முறையாக சரித்திரத்தை வெளியே போயிருக்காங்க. அதை ஒரு நார்த் இந்தியாவில் ஒரு கட்சிக்கார ஒரு காங்கிரஸ் தலைவர் நேற்று டிபேட்ல சொல்றாரு, எல்லாம் வந்து பிராமின்ஸ் அப்படி. என்ன அவங்களுக்கு பிராமின்னா என்ன பிரச்சனை? இப்ப அடுத்த கேள்வி, பிராமின்னா அவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை? வாட் இஸ் யுவர் ப்ராப்ளம்? பிராமினிக்கல் ஹெகிமோனி, பிராமினிக்கல் ஐடியாலஜி, பிராமினிக்கல் என்ன ப்ராப்ளம்? அவங்க என்ன தப்பு பண்ணாங்க? व्हाट मिस्टेक डिड दे डू? जहां डीएमके राम के अस्तित्व को ही नहीं मानती, वहां अन्नामलई राम मंदिर के मुद्दे पर ये सब बोलते हैं। When Poland got absolute independence, or probably when it saved itself from the occupation, the first thing Warsaw people and Polish people did is they broke the Russian Orthodox Church that is built in their country. They rebuilt it with Catholic Church, which is their practicing faith. Every country has done it. A victor, an aggressor who came, who put their symbol as a resistance for a long point of time. All over the world people did it. But India மாதிரி ஒரு நாடுல பாத்தீங்கன்னா it was a very touchy subject. We were never willing to have a conversation or to go deep into it. However, even in the case of George V, remove only the statue, but the canopy should be there. At least canopy पाते कोई ना संतोषमा रखला। और इन सारे विचारों का आधार अन्नामलई स्वयं बताते हैं कैलाश मानसरोवर तक उस यात्रा को जो उन्होंने तमिलनाडु की राजनीति में आने से पहले की थी। So the Kailash journey gave me that thing. Yes, you have lived a life, a policing life. Now you want to go to the next stage where you think you can contribute more meaningfully to the society. Take that plunge. So Kailash, that 70 day came back. I was a changed person. इनमें से हर एक विचार तमिलनाडु की राजनीति में राष्ट्रवाद फूंक सकता है, संपूर्ण भारत को जोड़ सकता है, सनातन की समाप्ति के स्थान पर उसकी शक्ति बन सकता है। परंतु क्या अन्नामलई तमिलनाडु के चुनाव में एक बड़ी शक्ति बन सकते हैं? वो आगे देखते हैं। किसी व्यक्ति की पदयात्रा आंदोलन खड़ा कर सकती है, परंतु परिवर्तन की लहर सत्ता प्राप्त करने के उपरांत ही आरंभ होती है। क्या अन्नामलई का आंदोलन बीजेपी को तमिलनाडु की सत्ता तक पहुंचा सकता है? इसका उत्तर समय देगा, परंतु कुछ घटनाएं एक बड़े परिवर्तन की ओर संकेत करती हैं। बीजेपी और एआईएडीएमके का तमिलनाडु में गठबंधन अन्नामलई के त्यागपत्र की धमकी के कारण तोड़ा गया था। यह गठबंधन तमिलनाडु में सत्ता की चाबी था। उसके उपरांत भी गठबंधन का टूटना धरातल पर अन्नामलई का काम स्पष्ट दिखाता है। आज जहां भी मेरी नजर पहुंच रही है, लोग ही लोग नजर आ रहे हैं।
आज तमिलनाडु की राजनीति में AIADMK मुख्य विपक्ष है, परंतु वास्तविक विपक्ष की भूमिका में अन्नामलाई दिख रहे हैं और DMK के मुख्य नेता भी अन्नामलाई पर ही आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। यहाँ तक कि AIADMK भी अन्नामलाई पर ही आक्रामक है। ये परिवर्तन के ही संकेत हैं। भगवान राम को कल्पना मानने वाले और राम मंदिर उत्सव का लाइव टेलीकास्ट रोकने वाली पार्टी यदि अपना स्टैंड बदलने के लिए तैयार हुई तो उसके पीछे अन्नामलाई का ही विरोध था और आने वाले लोकसभा चुनावों में इसकी गूंज सुन सकती है, क्योंकि विशेषज्ञों के अनुसार तमिलनाडु में इस बार बीजेपी बनाम DMK है। द्रविड़ राजनीति के पुराने नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में सम्मिलित हो रहे हैं, जिसमें एक DMK से भी है। AIADMK संदेश दे रही है कि बीजेपी उसे निर्बल कर रही है। क्या कारण हो सकता है इसका? तमिलनाडु का एक चर्चित चैनल चुनावों से पूर्व किए गए सर्वेक्षण के आधार पर कहता है कि बीजेपी 2024 के चुनाव में 4 से 6 सीटें जीत सकती है। एक दूसरा सर्वेक्षण बीजेपी को 19% वोट शेयर दे रहा है, जो 2019 के चुनावों में केवल 3.71% था। यह सर्वेक्षण भी बीजेपी को दूसरे नंबर पर रख रहा है। यदि यह परिवर्तन सत्य है तो यह क्षण इतिहास रच सकता है। The BJP's vote share in 2019 was somewhere around 3%. Today, if you look at opinion polls, most of them suggest that the BJP's vote share could be double digits in this election. तमिलनाडु परिवर्तन चक्र से निकल रहा है और यह आवश्यक है। क्यों? वो आगे देखते हैं। अन्नामलाई कदाचित वो व्यक्ति हैं जिनका नेतृत्व उत्तर और दक्षिण भारत के मध्य खोदे गए उस विषैले कुएं का पानी सुखा सकता है जिसे लोगों के हलकों में उतारा जा रहा है। उत्तर हो या दक्षिण, एक भारतीय के रूप में हर भारतीय का विचार होना चाहिए कि हिमालय से लेकर समुद्र पर्यंत भूमि का कण कण मेरा है। इस भूमि के जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ वहाँ की भाषा मेरी माँ है। उस क्षेत्र से निकलते ही दूसरे क्षेत्र की भाषाएं भी मेरी जननी हैं। इन सभी भाषाओं का आधार वो संस्कृति है जो इस भूमि ने उत्पन्न की है, जो शाश्वत है, अविरल है और जिसका आधार सनातन है। उत्तर भारत के प्राचीन मंदिर आक्रांताओं द्वारा सैकड़ों वर्षों तक थोपे गए बर्बर हिंसक युद्धों में समाप्त हो गए, परंतु तमिलनाडु आज भी भारत के उस प्राचीन गौरव को अपनी गोद में थामे है। लोग आज भी धर्म को अपने जीवन का अंग मानकर इन मंदिरों को जीवित रखे हुए हैं। राष्ट्रवाद आज भी भारत के योद्धाओं के लिए उनके नेत्रों के अश्रु निकाल रहा है। संकट केवल राजनीति का है, जिस पर यदि आज कार्य हुआ तो उत्तर और दक्षिण के मध्य का एक कृत्रिम वैमनस्य समाप्त हो सकता है और अन्नामलाई इस राष्ट्रवाद की एकमात्र कड़ी दिखाई देते हैं। तो मित्रों, ये वीडियो बहुत ही अच्छे से, बहुत ही संक्षेप में किंतु गहराई में इस बात को कवर करता है कि कौन है अन्नामलाई और क्यों उनका कद इतना बढ़ चुका है, स्पेशली भारत के दक्षिण में। आज आप देख रहे हैं बीजेपी की प्रचंड जीत, उनके पास बहुमत है और मोदी जी दावा ठोकते हैं 370 पार का और NDA के साथ तो, अलायंस के साथ तो 400 पार का। परंतु आज की डेट में यदि देखा जाए तो नॉर्थ में बीजेपी बहुत स्ट्रांग है। नॉर्थ, जब मैं नॉर्थ बोल रही हूँ तो मैं अंग्रेज़ों द्वारा वो पैदा किया गया वो आर्टिफिशियल डिवाइड उसकी बात कर रही हूँ, जहाँ पे एक तो नॉर्थ इंडिया है और एक साउथ इंडिया है। बस इंडिया को 2 टुकड़ों में बांटने का जो काम किया गया है। तो उस तरीके से यदि देखें तो जो उत्तर भारत है वो तो पूरा बीजेपी के पास है वहाँ पे, लेकिन दक्षिण अभी भी अभेद्य किला है और इसी काम को साधने का, इसी अभेद्य किले को साधने का काम करते हुए नजर आ रहे हैं अन्नामलाई जी। और यदि आप नोटिस करें तो अन्नामलाई के साथ जो सपोर्ट आ रहा है, जन समूह उमड़ रहा है, आपको सोच के ये लगता होगा ना कि अब तक ये लोग कहाँ थे। ये वो जनता है जो सोई रहती है, जो इस उम्मीद में रहती है कि कोई एक स्ट्रॉन्ग लीडर आए जो हमारी आवाज़ उठा सके और फिर हम उसको सपोर्ट करेंगे। तो ऐसा जो ये सुप्त समर्थन है ये दक्षिण भारत में भी है और इसका आने वाले दिनों में हमें इसका अंदाज़ा लग जाएगा कि ऐसे कितने सनातनी, ऐसे कितने हिंदू
दक्षिण भारत में अभी भी उनकी आत्मा जीवित है। कितना भी ये इरेडिकेट सनातन चलाएं, कितनी भी गालियां दे ले, कितने भी EVR आ जाएं, सनातन सनातन है।